सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट का लेके आई हूँ जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें मैंने पहले भी एक वीडियोस डाली है। अब मैं आपको एक नया टॉपिक करवाऊंगी जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है। क्या टाइप्स कह लो या क्लासिफिकेशन कह लो कि वो क्या चीज है। ठीक है, हम शॉर्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। आजकल के जैसे आपने सुना भी होगा कि म्यूचुअल फंड आजकल बहुत चल रहा है और एक ये जैसे पूल, जैसे हम पैसा पूल करते हैं इन्वेस्टर्स का, वैसे टाइप होता है और इसमें एनईवी होती है। हम सारा कुछ पढ़ेंगे अभी इसमें। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। A mutual fund is a pool of money representing the saving made by a number of investors। जब इन्वेस्टर ने सोचा होता है कि हाँ उसने कुछ सेव करना है तो वो किसके बारे में सोचते हैं? म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जहां से इन्वेस्टर्स का पैसा जो सेव करना चाहते हैं वहां पे उनका जो पैसा है वो पूल होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, द फंड सो कलेक्टेड आर मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एज वेल एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, मनी मार्केट होगी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये उसके टाइप्स हैं जो कि हम आगे वाली अभी वीडियो में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे उसके जैसे कि स्टॉक, इक्विटी, ये सारे टाइप्स हैं उसके जो कि अभी हम पढ़ेंगे। The job of the financial manager of the mutual fund, also known as portfolio manager। अब इसका क्या होता है, जो भी जैसे अगर किसी एक इंडिविजुअल का, इन्वेस्टर का, ये प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। ठीक है, और जो फंड मैनेजर होता है वो मैनेज करता है म्यूचुअल फंड का, जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर भी कहते हैं। क्योंकि जब हम उनका इन्वेस्टर का पैसा पूल कर देते हैं तो उनका एक डाटाबेस बनता है सारा कहीं। ठीक है, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होता है तो उनका एक सॉफ्टवेयर, उसमें सारा कुछ आपका डेटा जो है वो सारा कुछ दिखेगा, जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो। तो वो पोर्टफोलियो कौन मैनेज करता है? एक फंड मैनेजर करता है, जिसे कि पोर्टफोलियो मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फंड्स एंट्रस्टेड बाय वेरियस इन्वेस्टर टू द म्यूचुअल फंड, बुकिंग कैपिटल या गेन या लॉसेस, periodically collecting interest या डिविडेंड इनकम एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड टू द इन्वेस्टर एक्सेट्रा। तो उनका काम क्या होता है? कुछ पेमेंट, कैपिटल या लॉस देखना, ठीक है, इंटरेस्ट या डिविडेंड्स देखना। तो ये सारा क्या है? ये सारा कौन करता है? फंड मैनेजर करता है। उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक म्यूचुअल फंड की कंपनी को लेके। आगे हम करते हैं। तो अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यू वीडियोस आती रहे और मैं आपके लिए एक न्यू वीडियोस भी क्रिएट करती रहूं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए भी आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बना सकती हूँ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ आ रहा दूसरी बुक से, या आपकी कोई भी एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी है, तो मैं आपको समझा सकती हूँ। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं उसको पढ़ के आपकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं। नेक्स्ट हम करते हैं, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ म्यूचुअल फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन द रेशियो ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी मतलब कि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है एक पर्टिकुलर कंपनी में उन्होंने जिसमें लगाया होता है, तो उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका इन्वेस्टर का इन द रेशियो, जिस तरह की उसने इन्वेस्टमेंट करी होती है उस तरह का उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ वन यूनिट या शेयर ऑफ अ म्यूचुअल फंड ऑल्सो रेफर टू एज नेट वैल्यू एसेट, कि एक यूनिट या शेयर को लेके उसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में। नेट वैल्यू एसेट एक फ्लक्चुएशंस एसेट होता है, वैल्यू होती है जो कि हर एक मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, इज कैरीड आउट ऑन अ डे टू डे बेसिस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। द एनएवी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द फंड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट एज ऑन दैट डेट, कि कितने आपके टोटल फंड थे और कितने आउटस्टैंडिंग फंड है, तो वो क्या निकल के आता है,
एनएवी निकल के आती है, जो कि एक फंड मैनेजर कैलकुलेट करता है, एक ब्रोकर कैलकुलेट करता है। इन्वेस्टर को जरूरत नहीं होती, जैसे उसको अपने जो पोर्टफोलियो है उस पे दिखता है कि आज की एनएवी कितनी है, नेट वैल्यू एसेट कितनी है, जैसे कि वो डे टू डे चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हम इसके करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, कि आप किस तरह डिवर्सिफाई अपने जो स्टॉक्स हैं उनको डिवर्सिफाई, कैसे इन्वेस्टमेंट को आप कर सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट। तो अब ये मैंने आपको एक चार्ट रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, जिसमें है टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या क्या है। ठीक है, एक होता है जनरल कैटेगरी, जनरल क्लासिफिकेशन होती है, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, अब जनरल क्लासिफिकेशन में क्या है, ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम, इंटरवल स्कीम, लोड, नॉन लोड, टैक्स एग्जम्प्ट, नॉन टैक्स एग्जम्प्ट। तो इसमें आपको मतलब कि यहाँ पे जनरल क्लासिफिकेशन बताइए, ये अभी हम डिटेल में करेंगे नीचे। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होगी, जैसे इक्विटी फंड्स हो गए, डेट या इनकम फंड्स, लिक्विडिटी या मनी मार्केट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सेक्टर फंड, टेक्नोलॉजी फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, कॉमोडिटी फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स। ये जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है ना, ये मैं आपको एक सारे पॉइंट नहीं करवाऊंगी, जो कि मतलब सिंपल जो लाइफ में काम आने वाले हैं या फिर आपको जनरली याद रहेगा, तो मैं वही करवाऊंगी। ये सारे पॉइंट्स आपको करने की जरूरत नहीं है, बट मैक्सिमम मैं आपको इसमें पॉइंट कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे नीचे हम डिटेल में करना शुरू करते हैं कि जनरल क्लासिफिकेशन क्या है। Mutual fund under this category are classified into various subcategories as indicated above. Individual subcategory has been discussed below in detail. अब हम पढ़ेंगे ओपन एंडेड स्कीम्स क्या है। अंडर द ओपन एंडेड स्कीम्स म्यूचुअल फंड मेक देयर यूनिट्स अवेलेबल on an ongoing basis on tap at net asset value base rate. They are not listed on any stock exchange. Such scheme do not have any lock-in period. इसमें क्या होता है कि ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है कि जो आपकी यूनिट्स है ना, ऑनगोइंग टैप पे चलते हैं, कि मार्केट में जो एनएवी चल रही होती है तो उस बेस पे आपको मतलब कि जो रेट है वो आपको रेट मिलता है। ठीक है, दे आर नॉट, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है एंड उनका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। लॉक इन पीरियड की कभी भी आप निकलवा सकते हो, कभी भी आप डाल सकते हो, उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक मतलब कि पीरियड में ही निकलवाना है या कुछ भी, ऐसे नहीं है। जैसे आप एफडी करवाते हैं, वो एक उसमें लॉक इन पीरियड होता है कि आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही निकलवा सकते हो, बट इसमें क्या है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप जैसे निकलवा सकते हो, कभी भी आप अपना पैसा डाल सकते हो, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है या सेविंग कह लो। ठीक है, एंड दे ऑफर रीपर्चेज फैसिलिटीज इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। जब भी आप अलॉटमेंट करोगे या फिर आप रीपर्चेज भी कर सकते हो, फिर से परचेज फैसिलिटीज भी होती है इसमें अंडर 64 स्कीम में। ठीक है, ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज टिपिकली एन एग्जांपल ऑफ ओपन एंडेड स्कीम। तो यूएस 64 स्कीम क्या है, एक यूनिट ऑफ ट्रस्ट इंडिया ने बनाई है, जो कि एक ओपन एंडेड स्कीम का एग्जांपल है। ठीक है, फिर हम करेंगे क्लोज एंडेड। इसमें क्या है कि जो क्लोज एंडेड स्कीम है, डू नॉट प्रोवाइड रिडम्पशन ऑफ द यूनिट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। अब इसमें क्या है, जैसे हमें वहां पे रिडम्पशन मिल रही थी, यहाँ पे आपका एक पैसा लॉक इन पीरियड में बुक्ड हो गया। ठीक है, इसमें आपको रिडम्पशन नहीं मिलती है कि कभी भी आपको जैसे पैसे की नीड हो तो आप निकलवा नहीं सकते हो। तो इसका ये है कि ये क्लोज एंडेड स्कीम है, उसका जैसे ओपन एंडेड स्कीम थी तो इसका क्लोज एंडेड स्कीम है। अभी यहाँ तक ही करना है, जहां पे मैंने ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा दे रखा है, क्योंकि अगर आपने जैसे लॉन्ग में लिखना है तो आपको बहुत पॉइंट कवर करने पड़ेंगे और इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना डिटेल में लिख पाओ। तो हम छोटे छोटे पॉइंट कवर करते हैं कि आप सारा अपना लिख भी लो और आपके सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाए और थोड़ा हम उसके बारे में बता भी दें। ठीक है, तो इसका तो यहां तक है। फिर अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवल स्कीम्स। ठीक है, दे आर हाइब्रिड स्कीम हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एंडेड स्कीम एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ close-ended scheme. They give an option to an existing unit holder for redemption of their unit and NAV based prices at predetermined periodic
सिटी। इसमें क्या है कि इन दोनों का मिक्स अगर हाइब्रिड स्कीम बनाए हम तो उसमें क्लोज एंडेड भी आ जाता है, ओपन एंडेड भी आ जाता है, जिसमें कि जो हमारी एग्जिटिंग यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट होल्डर होता है, वो रिडम्पशन ले सकता है एनएवी पे, ठीक है। जैसे कि उसमें तो हमें जैसे कि एक में हमें एग्जिस्ट ऑनगोइंग एनएवी मिल रही थी, एक में हमें रिडम्पशन मिल रही थी, तो ये उन दोनों का मिक्स है कि हमें जो रिडम्पशन है वो हम ऑनगोइंग एनएवी बेस्ड प्राइसेस पे ले सकते हैं, प्री डिटरमाइंड पीरियोडिसिटी, जो भी मतलब कि जैसे जितने हमें पीरियड के लिए लेनी है वो हम ले सकते हैं। तो ये होता है कि इंटरवल स्कीम, अगर आपने बीच में निकलवाना है तो आप इंटरवल का मतलब है कि आप बीच में भी निकलवा सकते हो, रिडीम कर पाओगे अपना पैसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोड फंड्स। अब लोड फंड्स क्या है? दे आर अ सर्टन कॉमन ओवरहेड इनकर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द म्यूचुअल फंड, एग्जाम्पल मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, पोर्टफोलियो कर्निंग, फंड्स मैनेजर सैलरी एक्सेट्रा। Such expenses are recovered by many mutual funds from their investor in the form of various load, example entry load, exit load, etc. Such funds are termed as load funds. अब इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, एक ब्रोकर है, तो वो अपनी एक कमीशन या फिर एक्सपेंस रेशियो उनका जो होता है वो चार्ज करता है। जैसे कि जो भी उनके खर्चे हैं, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, ये उनके सारे खर्चे हैं, तो वो किससे लेते हैं? इन्वेस्टर से लेते हैं एज अ जो भी उनका एग्जिट लोड है या फिर एंट्री लोड है, एक अपनी थोड़ी सी कमीशन लेते हैं, ठीक है। फिर उससे अपना ये सारा जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो सारा कुछ बियर करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, पोर्टफोलियो, सैलरी वगैरह सब। तो उसे कहते हैं लोड फंड, जिसमें कि जो वो उनके ओवरहेड हैं वो अपने बियर करते हैं थ्रू द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो लोड फंड्स। अब नो लोड फंड क्या है? उसका ऑपोजिट, म्यूचुअल फंड विच डू नॉट चार्ज एनी ऑफ द अबव लोड्स आर एपिटली टर्म्ड एज नो लोड फंड्स। तो अब इसमें क्या है, जैसे वो ऊपर चार्ज कर रहे थे, अब यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते। कई कंपनीज लोड फंड्स चार्ज करती हैं, कई कंपनी नहीं करती लोड फंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कोई चार्ज नहीं करती, जैसे कि अब उनके लोड्स बताए, एग्जिट लोड, एंट्री लोड, उनका कोई ऐसे चार्जेस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं टैक्स एग्जम्प्टेड फंड्स। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग देयर कॉर्पस इन सच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्स आर टर्म्ड एज टैक्स एग्जम्प्टेड फंड। All the equity oriented funds which are open ended are exempted from the payment of the distribution of tax. अब इसमें क्या है, कुछ म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉर्पस में, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन द कॉर्पस इन सच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कुछ इन्वेस्टिंग ऐसी होती है जो कि एग्जम्प्टेड होती है टैक्स से, जैसे कि उन्होंने बताया इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिससे कि एग्जम्प्टेड मतलब कि छूट मिल जाती है उनको टैक्स से, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स एग्जम्प्टेड कैटेगरी आर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड इनकम। तो इसमें क्या है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, या तो बहुत ज्यादा कम देना पड़ता है या तो देना नहीं पड़ता, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपका जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th नॉन टैक्स एग्जम्प्ट फंड्स। अब नॉन टैक्स क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग देयर कॉर्पस इन सच फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच अट्रैक्ट पेमेंट ऑफ द टैक्स आर टर्म्ड एज नॉन टैक्स एग्जम्प्टेड फंड्स, जिसमें कि हम जो है टैक्स जो पेमेंट ऐसी, कुछ इन्वेस्टिंग ऐसी होती है जो पेमेंट को एज अ टैक्स के थ्रू अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इन आवर कंट्री ऑल म्यूचुअल फंड अदर देन ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आर रिक्वायर्ड टू पे डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इस ओपन एंडेड इक्विटी को छोड़ के बाकी सारे जो थोड़े बहुत फंड्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। एनी प्रॉफिट मेड बाय एन इन्वेस्टर ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ यूनिट विद इन 12 months ऑफ देयर परचेज फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड इज टैक्सेबल। कोई भी अगर जैसे आप अपना जो
क्या सिक्योरिटीज कह लो, कुछ भी, अगर जैसे आप सेल कर रहे हो यूनिट्स को अपने 12 महीने के अंदर अंदर जब आपने परचेज किया था, तो उसमें क्या होगा, वो कैटेगरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आएगी जो कि टैक्सेबल है, उस पे उसके ऊपर टैक्स लगेगा आपको। ठीक है, तो ये सब थे जनरल क्लासिफिकेशंस थे। अगर आपको यहां तक अभी कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको या तो रिपीट कर दूंगी या आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशंस क्या है। अब हम करेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। इक्विटी फंड्स जनरल वो फंड्स होते हैं विच इन्वेस्ट देयर कॉर्पोरेट एक्सक्लूसिव इन इक्विटी मार्केट, जो कि हाईली रिस्की होते हैं। ठीक है, देयर फॉर ऑब्वियस रीजन कंसीडर द मोस्ट रिस्की फंड एज कंपेयर टू अदर कैटेगरी। ये सबसे रिस्की फंड्स होते हैं एज कंपेयर टू दूसरे कैटेगरी की, अगर हम कंपेयर करें। एट द सेम टाइम दे आर मोस्ट रिवार्डिंग फंड्स फॉर द इन्वेस्टर। एज अगर हम आपने वो पढ़ा होगा कि अगर हाई रिस्क होता है तो हमारा हाई रिटर्न होता है, लो रिस्क होता है तो हमारा लो रिटर्न होता है। तो ये हमें क्या बताता है कि इक्विटी फंड रिस्की है पर उसके रिटर्न्स भी एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एज देयर डिविडेंड पे आउट रेशियो इज वेरी हाई, हाउएवर इट इज वर्थ वाइल and sensible for an investor putting their money and an equity fund to remain invested therein for a longer period, that is more than 3 years। जब तक आप 3 साल के लिए लगा के रखते हो तो आपको धीरे धीरे अपनी रिटर्न पता चलती है, और एक आपको लगता है कि हमारा सेंसिबल डिसीजन था एक इक्विटी फंड में लगाना, बिकॉज अगर जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए चलोगे उतना आपको रिटर्न्स हाई मिलती है, उतने आप। तो इसमें क्या होता है, अगर जब आप अपना मनी जो है इक्विटी फंड में लगाते हो तो वो इन्वेस्ट रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड, दैट इज मोर देन 3 इयर्स। अगर आप 3 साल से ज्यादा लगा के रखते हो तो उसमें एक अच्छा इंटरेस्ट आता है, और एक आपको मतलब कि जो आपका मनी है वो सिक्योर होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, कि आपका जो मनी है वो पूल होने लग जाता है। ठीक है, इक्विटी फंड्स कैरेक्टराइज इन डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ रिस्क एंड इंडिविजुअल फंड इज एक्सपोज टू। जितना एक इंडिविजुअल अपना रिस्क ले सकता है तो वो उसको कैरेक्टराइज किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, जैसे कि अग्रेसिव ग्रोथ फंड लिखा हुआ है, ग्रोथ फंड्स, तो ये अलग अलग है। ये हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आपने पेपर में बहुत डिटेल मतलब कि इतने पॉइंट्स लिखने कवर करने हैं चार्ट बना के प्रॉपर, फिर आपका जो पेजेस है वो अपने आप ही फिल हो जाएंगे। 3-4 पेज का तो ये आराम से बन जाएगा, तो आपको इतने पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने और भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डेट या इनकम फंड क्या होता है। ये वो पॉलिसी होती है, ये वो इनकम फंड्स होते हैं, आर द फंड विद द पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टिंग द कॉर्पस इन द डेट पेपर्स हैविंग, जिनका टेन्योर मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म टेन्योर होता है, तो वो उनके लिए होती है। ठीक है, उन इन्वेस्टर्स के लिए होती है जो कि कंपनी इशू करती है, बिलोंग टू डिवर्स सेक्टर लाइक बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कंपनीज एक्सेट्रा। जिसमें रिस्क होता है ना वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसमें जो रिस्क होता है वो कम होता है, और जो इसमें आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं ज्यादा। मतलब जैसे इक्विटी बहुत अग्रेसिव थे, वहां पे यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती है, यहाँ पे आपकी एक स्टेबल करंट इनकम आती है रेदर देन कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर द इन्वेस्टर। आपको एक स्टेबल इनकम आती रहती है, एप्रिसिएशन कम होती है क्योंकि ये स्लोली बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें रिटर्न थोड़ी कम होती है, ये लॉन्ग और मीडियम के लिए सुटेबल होते हैं। और with the view to achieve the above target, a major chunk of available surplus is distributed among the investors। जो भी प्रॉफिट जो उनका गेन होता है तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्वेस्टर्स, डिफरेंट इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं लिक्विड फंड्स या मनी मार्केट फंड्स। ठीक है, अब लिक्विड फंड्स कौन से होते हैं कि जो इजीली कन्वर्ट हो सके कैश में, और इनका पीरियड क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। तो अब इसमें क्या है, एक ये मनी मार्केट होती है या फिर आप लिक्विड फंड्स कह लो, हैव द पॉलिसीज टू इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन द मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है इसकी।
जैसे मैंने आपको बताया विद इन 12 मंथ या 1 ईयर कह लो लेस देन, जो उसका रिस्क होता है वो सिर्फ होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, और जो अदर रिस्क होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो दैट इज दे बिलोंग टू लोअर रिस्क बियरिंग कैटेगरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि लो रिस्क होता है, ये वो कैटेगरी है लिक्विड फंड्स। ठीक है, कभी भी आपको जैसे कैश की जरूरत हो तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विडिटी में, मनी में या फिर कैश में। ठीक है, ये सेफेस्ट है अमंग ऑल अदर कैटेगरी ऑफ द म्यूचुअल फंड। ये एक सेफेस्ट फंड है जिसमें आपका जो पैसा है वो मतलब कि आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। मनी मार्केट एक छोटा टर्म होता है, जितने आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो उतना आपका सेफ रहता है पैसा। ठीक है, तो क्या है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस फॉर टिपिकली लिक्विड फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टी-बिल्स हो गए, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स हो गए इशूड बाय द कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे क्या हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एज अ स्टॉक मतलब स्टॉक फंड्स काम करते हैं, जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो सकते हैं या फिर लिक्विडिटी फंड कह सकते हो आप। तो नेक्स्ट आता है फोर्थ हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, जो कि इक्विटी और डेट का रेशो होता है, 50-50 रेशो होता है, जिसमें कि आधा डेट होता है आधा इक्विटी होता है, और जो इसमें मतलब कि जो आपका फिक्स्ड वेरिएबल होता है आपको इक्वल चांसेस होते हैं इसमें, मतलब ये स्टेबल फॉर्म होती है जिसमें कि ना आपको ज्यादा रिस्क है ना ज्यादा आपको मतलब कम रिस्क है। इसमें एक हाइब्रिड्स है, ये दोनों को बैलेंस बना के चलता है, इक्विटी और डेट का 50-50 रेशो होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्टर फंड्स। अब सेक्टर फंड्स क्या होते हैं, जब एक कंपनी या फिर एक इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाता है, जैसे कि एक टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया सॉरी, जो हेल्थ सेक्टर हो गया या तो एनर्जी पावर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर इंटरलिंक्ड सेक्टर में, ठीक है, सच फंड्स आर वेरिएबल इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एज फार एज मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी पूरा करता है, और एक मतलब कि वेरिएबल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाते हैं तो ये इसमें रिस्क तो होता ही है, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाते हैं, अगर वो ही सेक्टर सपोज अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका गेन है या लॉस है, वो पूरा अभी एक सेक्टर वो पर्टिकुलर हेल्थ केयर सेक्टर लॉस में जा रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा, आपको मतलब टोटली लॉस हो जाएगा, तो वो आपको एक्सपेक्टेड मतलब रिटर्न्स नहीं मिलेंगे अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाते हो। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाते हो तो चांसेस कम होते हैं रिटर्न्स के, क्योंकि अगर वो पूरा गिर जाता है तो वो पूरा ही सेक्टर गिरेगा। ठीक है, इसमें कोई डिवर्सिफिकेशन नहीं होती। एंड क्लास ऑफ सिक्योरिटी विद इन पोर्टफोलियो आर कंसर्न, दे आर नॉन फॉर देयर वॉलेटाइल नेचर एंड मॉडरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक वॉलेटाइल होता है कि अगर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर एक सेक्टर गिरता है तो वो पूरा ही गिर जाता है, अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर अप जा रहा है और जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो वो बिल्कुल ही आपके रिटर्न्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सेक्टर फंड्स। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी फंड्स। क्या होता है, अब टेक्नोलॉजी फंड्स क्या होता है, टेक्नोलॉजी फंड में बी कंसिडर एज वन ऑफ द सेक्टर एज दे हैव अ स्ट्रेटेजी टू इन्वेस्ट एक्सक्लूसिव इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। जब हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है या फिर इन्वेस्टर है एक टेक्नोलॉजी पे लगाता है अपना पैसा, ठीक है, जैसे कि विच कंप्राइजेस ऑफ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो गया कंपनीज, विच मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई हम मैन्युफैक्चरर है वो कंप्यूटर कर रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या एज वेल एज डेवलपर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एप्लीकेशंस, कोई एप्लीकेशंस बना रहा है। ठीक है, तो एक जो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है मे बी डिफाइंड एज अ म्यूचुअल फंड which invest in the company engaged in the business of designing, creating, distributing टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जहां पे हम मतलब कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड एक बेनिफिशियल फंड है। ठीक है, सच फंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिवर्सिफिकेशन ऑफ हाईएस्ट लेवल, जिससे कि हमारा जो
इन्वेस्टमेंट है वो इजीली डिवर्सिफाई हो सकेगी। और जो डिफरेंट क्लासेस हैं टेक्नोलॉजी फंड्स के, वो क्या होंगे, जो पार्टिसिपेंट है मार्केट पार्टिसिपेंट, वो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एज दे नीड टू कीप देयर सेपरेट कैटेगरी, जिससे कि मतलब कि वो अपनी सेपरेट कैटेगरी रख सकते हैं, जिससे कि उनको इजीली डिस्टिंग्विश मतलब कि वो अलग डिफरेंट दिखाई देते हैं एज अ, मतलब जो मार्केट में पार्टिसिपेंट है उनके लिए इजी होता है कि वो कौन से ऐसा टेक्नोलॉजी फंड में लगाना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल एस्टेट फंड्स। अब रियल एस्टेट फंड्स क्या हैं? ये एक ऐसे फंड है जहां पे जो पॉलिसी होती है इन्वेस्टिंग की, जो आपका कॉस्ट होता है, इकट्ठा पैसा होता है, वो एक्सक्लूसिवली रियल एस्टेट में लगा होता है। ठीक है, जो डेवलपर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपका पैसा होता है वो रियल एस्टेट में जब हम लगाते हैं तो उसे कहते हैं रियल एस्टेट फंड्स। दे कॉन्स्टिट्यूट अ हाईली स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जहां पे हमारी जो जनरेटिंग रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आती रहती है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कह लो फॉर देयर इन्वेस्टर्स। अगर एक रियल एस्टेट मतलब कि जब हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके दाम जो होता है वो फ्यूचर में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी महंगी होती रहती है, तो उसका क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर रियल एस्टेट में डाल रहा है तो वो तो कैपिटल एप्रिसिएशन ही होती है, तो उसका क्या है, अगर वो रियल एस्टेट में डालता है उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसके लिए, हर जो भी रेंट है या फिर उसका जो भी पैसा मिलेगा उस घर को लेके, तो वो क्या है, एक उसकी रेगुलर इनकम होगी। फिर वो आगे जैसे उनका बिजनेस होगा तो वो एक पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट होगा उस चीज पे। ठीक है, तो ये थे सारे टाइप्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आता ही आता है, आपको चॉइस आती है डिफरेंट क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन भी डाला जाता है। अगर एग्जामिनर की विश हुई तो वो ये भी डाल सकता है आपके पेपर में कि म्यूचुअल फंड क्या है और टाइप या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो इजीली आप टेबल बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरा एक लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी अच्छी वीडियो मिलती रहे और मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाती रहूं। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड सी यू।